हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें जो मैंने सबसे पहला टॉपिक पिक किया है बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो डियर फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए नेचर में बहुत सारी फोर्सेस है, बट फंडामेंटली इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन सी फोर्सेस है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इन फोर्सेस में जो क्वेश्चन है आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला तो क्वेश्चन जो आता है दैट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रेंथ। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है इन चारों में से, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपके 2018 में क्वेश्चन आया था दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। नीचे ऑप्शन दिए गए थे अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बोथ एंड इस तरह के कुछ ऑप्शन वहां पर दिए गए थे। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता होना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू इसाक न्यूटन, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इसाक न्यूटन ने बताया था कि इस यूनिवर्स में कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। Let us suppose we are having two bodies A and B. The mass of body A is capital M and the mass of body B is small m. So force between these two bodies will be directly proportional to product of these masses. इन दोनों masses का जो product है फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और सेकेंड जो बात कही गई दैट इज दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो देखिए जो बॉडी ए और बी है उसके बीच का डिस्टेंस लेट से आर है, तो जो फोर्स होगी वो इसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन we can say that force is directly proportional to capital M into small m divided by r square. अब proportionality का साइन हटाने के लिए we will use one constant that is capital G, and capital G is known as universal gravitational constant. यहाँ पर हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो जी है, कैपिटल जी है, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसकी जी की वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट gravitational force between two bodies form an action and reaction pair. अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए जब हमारे पास कोई दो बॉडीज है जिसका मास लेट से m1 और m2 है, तो जो आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा देखो जिस तरह से आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो रिपल्सिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है, क्योंकि जो देखो प्लस प्लस या माइनस माइनस जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो एक अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर है, दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो लेट्स से दिस इज अ बॉडी ए विद मास m1 एंड दिस इज बॉडी बी ऑफ मास m2। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अब जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो ऑफ कोर्स मतलब ये एक दूसरे पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो जो वो फोर्स है उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू है जो उनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल बट their direction is going to be opposite. Gravitational forces are independent of intervening medium. दो जो ऑब्जेक्ट आपके पास दो है उनके बीच क्या मीडियम है इस पे जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस डिपेंड नहीं करती है, तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। देखिए अगर क्या कहते हैं कोई भी दो बॉडीज है जो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो अगर उनके बीच में कोई थर्ड बॉडी भी आ जाती है तो
इस फोर्स पे उस थर्ड बॉडी की प्रेजेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. सो इट वॉज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस. अब लॉन्ग रेंज फोर्सेस का क्या मतलब है? देखिए, लॉन्ग रेंज फोर्सेस का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज या फिर ऑब्जेक्ट इज इफेक्टिव इवन इफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज लार्ज. देखो, अगर आपके पास बहुत बड़ा डिस्टेंस भी है तब भी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस वहां पर प्रेजेंट होगी. जिस तरह से आप देखिए, मैग्नेटिक फोर्सेस वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं है. अगर आपके पास दो मैग्नेट है, अगर जब तक आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे अगर आपके पास सेम पोल हो रहे हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस उनका जो ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की जो ये प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं करेगी. बट ऑन दी अदर हैंड जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, एक लार्ज डिस्टेंस पे भी ये इफेक्टिवली वर्क करती है. जैसे कि आपके पास ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन, आप कह सकते हो, दो बॉडीज है यूनिवर्स में, जैसे अर्थ और आप मार्स कह सकते हो, या कोई भी दो बॉडीज है जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज है, तो वहां पर भी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है, ऐसी बॉडीज जिनका मास नेग्लिजिबल है उन पे ये एक्ट नहीं करती. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. अब अगर मास ही नेग्लिजिबल है तो ऑफ कोर्स आपकी फोर्स भी बहुत ही कम होगी. बट जहां पर बॉडीज का मास काफी ज्यादा होता है वहां पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी ज्यादा होती है. तो यहाँ से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर नेग्लिजिबल इन केस ऑफ बॉडीज हैविंग नेग्लिजिबल masses, but they are appreciable when the mass of the body is large. Next property is gravitational forces occur due to the exchange of the particle between the two bodies, और उस पार्टिकल को हम कहते हैं ग्रेविटॉन. तो ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस की अकरेंस का कारण यही है कि उनके बीच एक पार्टिकल का एक्सचेंज होता है और उस पार्टिकल का नाम क्या है? ग्रेविटॉन. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें आ सकता है. ग्रेविटेशनल फोर्सेस को एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस भी कहा जाता है. ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं है. अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है? ऐसी फोर्सेस जब तभी एक्शन में आती है जब वो एक दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स. बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस को एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहा जाता है. ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है? ये आप आने वाले यूनिट्स में भी पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जिसमें वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता. तो उस तरह की फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है. तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल है. एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस. अब सेंट्रल फोर्सेस क्या है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स. तो सेंट्रल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है विच इज़ ईदर एक्टिंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड लाइन. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि why gravitational force is called a central force. So the gravitational force is called the central force because gravitation force act along the line joining the centers of two interacting bodies. So this is it for today. We will discuss about the remaining fundamental properties in next video. I hope it will help you in one or the other way. Thank you for being here. See you in the next one.